नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। 20 जिलों में 2,14,000 से ज्यादा सीटों पर 3.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला मतपेटी में कैद होगा। इस दौरान 3,57,01,613 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में मतदान हुआ। ये देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने। हमीरपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर और फतेहपुर से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। लेकिन कुछ स्थानों पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता हुआ नजर आया, जो चिंता को बढ़ाता हुआ। दरअसल कोरोना काल में ये जो मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, इस दौरान कई जगहों पर नियमों का पालन हुआ तो कई जगहों पर नहीं भी हुआ। हालांकि पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात था ताकि नजर रखी जा सके। बार बार लोगों को रोका जा रहा था, उन्हें टोका जा रहा था। जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ था, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था, उन लोगों को बार बार याद दिलाया जा रहा था कि आपको हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो मानने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा केंद्रों पर कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए तमाम इंतजामों की बात कही गई। बता दें, यूपी पंचायत चुनाव इस बार 4 चरणों में कराया जा रहा है। तो हमीरपुर है, बाराबंकी है, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, फतेहपुर, इसके अलावा शामली, बहुत सारे स्थानों पर, मेरठ भी, जहां पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले। कोरोना के इस आपातकाल में भी अपनी जान को संक्रमण की जद में इस दांव पर लगाते हुए लोगों ने अपने मुखिया को चुनने के लिए अपने घर से बाहर निकलने का फैसला किया, मताधिकार करने का फैसला किया। पीलीभीत से हमारे साथ संवाददाता संजय शुक्ला जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, पीलीभीत में मत प्रतिशत कितना रहा? कितने उत्साहित लोग नजर आए? शिल्पा जी, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पीलीभीत में जो है अभी 5 बजे तक की पोलिंग जो है 66 पॉइंट कुछ रही है। और आपको वहीं बताता चलूं कि जिन्होंने पहली बार वोट किया है तो उनके अंदर एक उत्साह सा भी देखने को मिला है। और साथ ही आपको अगर कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दूं तो यहाँ पर जो है अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए लोग नहीं दिखाई दिए। शारीरिक दूरी की बात करें तो शारीरिक दूरी भी नहीं बनाई गई। और दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि थाना न्यूरिया क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी द्वारा जो है एक ग्रामीण जो कि वोट करने आया था उसके सिर में जो है डंडा मार दिया गया। हाँ। जिसके चलते जो है ग्रामीणों का आरोप ये है कि डंडा लगने के कुछ मिनट बाद जो है उसकी मौत हो गई मौके पर ही। और उसी मामले में जब पुलिस अधीक्षक पीलीभीत से बात करने की कोशिश की गई मीडिया कर्मियों के द्वारा, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मामला जो भी है हमारे संज्ञान में आया है, उसकी हम जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं शिल्पा, मैं आपको ये भी बता दूं कि योगी सरकार द्वारा जो है कोरोना गाइडलाइन को लेकर जो है सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पीलीभीत प्रशासन द्वारा जो है पालन करने की तो बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जब वहाँ पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं वो तस्वीरों में भी आपने देखा होगा, आज जो पीलीभीत की पालन नहीं करते दिखाई देते तो फिर दूसरों से भला क्या करवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जालौन से नवजीत हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। नवजीत, जालौन में मतदान की प्रक्रिया चल रही है या खत्म हो चुकी है? वोटिंग प्रतिशत वहां का क्या कहता है? 5 बजे तक का भी मतदान प्रतिशत जो है वो सरकारी आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है 62.5%। हाँ। और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगह थोड़ा छुटपुट झड़प वगैरह हुई है और कुछ प्रत्याशियों के बैलेट पेपर पर उनके चुनाव चिन्ह नहीं थे और एक जगह फर्जी मतदान करते भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी,
ठीक है, शुक्रिया आपका नवजीत सिंह इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। सादिक खान हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता वो भी जुड़ गए हैं। सादिक, मेरठ में कैसी स्थिति देखने को मिली? मेरठ में प्रक्रिया मतदान की कहां तक पहुंची है? संपन्न हो चुकी है या फिर अभी चल रही है? और वोटिंग प्रतिशत क्या निकल कर आया यहाँ का? जी शिल्पा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मेरठ में पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से ही चल रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 69.3% मतदान मेरठ में हुआ, जो सरकारी आंकड़ा भी हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन पूरी तरह से अभी तक जितना भी बूथ हैं, 13 बूथ मेरठ में बनाए गए थे, सभी पर सामान्य तरह से मतदान चल रहा है। अभी हाल ही में बस थोड़ी देर बाद ही पूरी तरह से ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और पूरी तरह से अभी तक जो मेरठ में मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और अधिकारी लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। जी शिल्पा, शुक्रिया आपका सादिक खान इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की भी तैनाती है, अधिकारियों की नजर बनी हुई है और इस दौरान पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि मतदान डालने के लिए जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का भी उनसे पालन करवाया जा सके। इस तरह से तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। तमाम जिलों की हम बात कर ले, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर, मेरठ, जालौन, यहाँ पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बलराम सिंह बाराबंकी से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। बलराम, बाराबंकी से क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है वोटिंग प्रतिशत की? शिल्पा जी, आपको बता दें कि वोटिंग प्रतिशत की अगर अभी हम बात करें तो लगातार जो है वोटिंग हो रही है और लगातार जो है जो वोटर हैं वो लाइनों में लगे हुए। अभी भी तमाम जगह जो है भीड़ लगी हुई है। अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो इस समय जो 5 बजे का जो समय दिया गया तो उसमें 71% जो है वोटिंग हो चुकी है। लेकिन कहीं कहीं पे जो अगर बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में विधायक को लेकर जो है तमाम जगह जो है नोकझोंक भी हुई है पब्लिक और पुलिस के बीच में, क्योंकि कहीं पे 6 बजे गेट बंद कर दिया जाता है, मतदाताओं को जो है अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो इस पे भी तमाम सवाल खड़े। ऐसे में बलराम, वहां पर मतदान की प्रक्रिया क्या खत्म हो चुकी है या अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का? अभी हम बाराबंकी में तमाम ऐसे बूथ हैं जो जहाँ पे जो है लगातार जो है वोटर जो है लाइनों में अभी लगे हुए हैं। यहाँ तक जो है इतने % की वोटिंग होने के बावजूद जो है कहीं कहीं बूथों पे जो है जो भी संबंधित अधिकारी या ये कर्मचारी लगे हैं तो जो है ढुलमुल रवैये की वजह से जो है हो सकता है कि ये वोटिंग जो प्रक्रिया है कहीं कहीं 7 से 8 बजे तक भी हो। इसी को जो है देखते हुए तमाम जगह ऐसी भी चीजें सामने आई हैं कि लगातार जो है जिस तरह से जो कोरोना के बीच में जो है ये पंचायत चुनाव हो रहा है उसको लेकर जो है लगातार जो भी मतदाता है वो जो है अपने रुझान में जो है लाइनों में खड़े हुए हैं। तो इसकी भी शिकायत मिली है बाराबंकी जिले में, जनपद में तमाम बूथों में कि अभी 6 बजे तक हुआ है, तमाम बूथ पे अभी लाइन लगी हुई है, तमाम ऐसे हैं जहाँ पर नियम का फॉलो नहीं किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका बलराम सिंह इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ इस तरह से तीसरे चरण का मतदान आज कुछ स्थानों पर संपन्न हो चुका है, कुछ स्थानों पर अभी भी बाकी बचा हुआ है, चल रहा है। अब बात बड़ी खबर की, यूपी में दूसरे दिन कोरोना की रफ्तार में कमी की बात। जी हां, कोरोना संक्रमण के 33,574 नए मामले सामने आए। 24 घंटे के आंकड़े की बात करें तो 26,719 ने जंग जीती, कोरोना को हराया, रिकवर कर गए। प्रदेश में अब तक 11,414 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार दूसरे दिन कमी देखने को मिली है और ये थोड़ी राहत की खबर जरूर निकलकर सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 33,574 नए मामले सामने आए। इस अवधि में 26,719 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 8,04,563 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक वायरस के संक्रमण से 11,414 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 1,86,346 सैंपल्स की भी जांच की गई। तो जहां आए दिन कोरोना के आंकड़े अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते नजर आते हैं, तो वहीं ये थोड़ी राहत की खबर
कोरोना के नए संक्रमित मामलों में ये कमी देखी गई है। कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी नोटिस की गई है। रामानुज हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, किस लिहाज से रफ्तार में कमी की बात कही जा रही है? देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए कि आपने देखा कि पिछले 2 दिन लॉकडाउन रहा और उस लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से लोगों ने पालन भी किया इस लॉकडाउन का और इसमें बाहर भी नहीं निकले और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट भी जो टेस्टों की संख्या अगर आपने देखी होगी तो वो भी 1 लाख 1.5 लाख के इर्द गिर्द रही है। लेकिन जिससे इससे अगर बात की जाए शुक्रवार की जो टेस्टों की वो थी, वो टेस्टों की अगर बात की जाए तो 2.5 लाख से ऊपर के टेस्ट हुए थे और उससे आंकड़े भी कहीं ना कहीं बढ़े थे। और अगर वर्तमान की बात की जाए जिस तरीके से आंकड़ों में कमी आ रही है तो सीधे तौर पर 2 दिन जब लॉकडाउन रहा, पब्लिक बाहर नहीं निकली, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में आंकड़ों का गिरना जरूरी था। और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार अगर इस प्रकार से अगर ऐसे लॉकडाउन के अगर सीधे तौर पर लोग कड़ाई से पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ों में कमी जरूर आएगी। क्योंकि अगर बात करें कल 1,86,346 ऐसे जो है सैंपल लिए गए थे और उनमें भी अगर देखा जाए तो शिल्पा 33,574 जो केस है वो नए केस सामने आए थे। और एक बात और बढ़िया है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक राहत भरी सांस है कि उत्तर प्रदेश में 26,719 लोग डिस्चार्ज होके गए हैं पिछले घंटों में। क्योंकि लगातार इस तरीके से लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और उसके बाद केसेस की अगर बात की जाए, चाहे लखनऊ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश के 4 उन बड़े शहरों की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, वहां पर दिन प्रतिदिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं। केस कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये है कि सरकार जिस तरीके से स्थिति में ये अच्छी बात है, काफी हद तक लोग रिकवर कर रहे हैं, ठीक होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन ये बताए केसेस में कमी की जो बात कही जा रही है, जाहिर सी बात है अगर टेस्टिंग कम होगी तो आंकड़े भी कम होंगे। ऐसे में हम इन कम आंकड़ों पर खुश तो नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि हमें टेस्टिंग को अभी और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर एक भी व्यक्ति कहीं पर संक्रमण से आ चुका है, संक्रमण की चपेट में आ चुका है, तो उसको भी ट्रेस किया जाना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है शिल्पा की अगर आपने जो आंकड़ों की बात की जाए, जो टेस्टिंग के है वो भी अगर आप तुलना करें पिछले 4 दिन पहले के आंकड़े तुलना करें तो आपको समझ आ जाएगी कि पिछले जो 4 दिन पहले 2.5 लाख 2 लाख से ऊपर के आंकड़े टेस्टिंग के थे और अब 1,86,300 से ज्यादा के जो आंकड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आया आंकड़ों में, जो सैंपलिंग के आंकड़े हैं उसमें भी डिफरेंस आया। तो जब डिफरेंस आएगा तो जाहिर सी बात है केस कम दिखेंगे। लेकिन ये है कि सरकार अभी कोशिश में है कि केस जो है सैंपलिंग और तेजी से बढ़ाई जाए ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने के बाद उनकी रिपोर्ट आए और उनकी रिपोर्ट आने के बाद जल्द से उनको इलाज के लिए जो है इलाज मुहैया कराया जाए। नेगेटिव है तो बहुत अच्छी बात है और अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो तुरंत उन्हें आइसोलेट करते हुए उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाना चाहिए। इस तरह ध्यान देना चाहिए। चलिए रामानुज, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने सीएम की बैठक के बारे में लिए गए फैसले और आदेशों के बारे में जानकारी दी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया नवनीत सहगल की तरफ से। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है कि यदि कोविड कमांड सेंटर में कोई मरीज आता है और वो सरकार में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर अगर कोई बेड उपलब्ध नहीं है तो उन्हें निजी अस्पताल में भेजा जाए और निजी अस्पताल में जब भेजा जाए तो उसका व्यय सरकार वहन करेगी। उसका व्यय मरीज द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। आयुष्मान भारत की दरें निश्चित है हर निजी अस्पताल के लिए, तो निजी अस्पताल में जो आयुष्मान की दरें निश्चित है उस पर सरकार द्वारा ऐसे मरीजों का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में हर जिले में 200 बेड अतिरिक्त सृजित किए जाने की निर्देश दिए हैं। इस प्रकार 15,000 बेड अतिरिक्त अभी हर जिले के हिसाब से सृजित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बड़े शहरों में जहां पर संक्रमण ज्यादा है, बड़े जिलों में जैसे कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब में प्रतिदिन बेड की संख्या बढ़ रही है। आईसीयू के बेड की संख्या प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है और उसको इस प्रकार बढ़ाया जा रहा है कि किसी को भी बेड प्राप्त करने में कठिनाई ना हो। वहीं यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के बारे में जानकारी दी। सुनिए। 8,04,563 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं।
संक्रमित लोगों में से 11,414 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,86,346 सैंपल्स की जांच की गई और कुल मिलाकर अब तक 3,99,57,293 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक 97,83,416 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है और 20,04,64 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। अब तक कुल मिलाकर 1,17,83,880 डोजेस लगाए जा चुके हैं। वहीं यूपी शासन ने जारी किया आदेश, कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन। जी हां, प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा 28 दिन का वेतन, 28 दिन का वेतन और अवकाश देने का आदेश। चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना होगा अनिवार्य। सरकार के बंद कराए संस्थानों पर भी ये आदेश लागू होगा। ये बड़ी खबर। अब अगर कोई कोरोना से संक्रमित होता है और वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसका वेतन नहीं रोका जाएगा। 28 दिन का वेतन और अवकाश दोनों ही देने का आदेश है। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला। कोरोना होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को भी वेतन मिलेगा। 28 दिन का वेतन सहित अवकाश भी उन्हें दिया जाएगा। सरकार द्वारा जो प्रतिष्ठान बंद कराए गए हैं, जो संस्थान बंद कराए गए हैं, उन पर भी ये आदेश लागू होता है। कर्मचारियों को वेतन देने के साथ साथ अवकाश लेना भी जरूरी होगा। जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उसके बाद 28 दिन का वेतन और अवकाश आपका नहीं रोका जाएगा। बाकायदा ये आदेश योगी सरकार की तरफ से। लेकिन इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। ये पेश करना अपने ऑफिस में, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी प्राइवेट ऑफिस में काम क्यों ना कर रहे हो, कंपलसरी रहेगा, जरूरी रहेगा। आपको प्रमाण पत्र देना होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।